हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है वुवन वर्ड्स, उसकी फोर्थ पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन। और इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है वॉल सोयिंका। वॉल सोयिंका एक अफ्रीकन पोइट हैं। और ये जो पोएम है ये बेस्ड है रेसिज्म पर, यानी कि जातिवाद पर, और रंग भेद की जो नीति होती है जिसके बेसिस पर मतलब काले लोगों को कम प्रायोरिटी दी जाती है और गोरे लोगों को ज़्यादा दी जाती है, उसी पर बेस्ड ये पोएम है। तो अगर आपने अभी तक पिछली पोएम्स या फिर जो 11th की बुक है आपकी वोन वर्ड्स उसके बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है 11th क्लास की वोवन वर्ड्स का। तो उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको वोवन वर्ड्स बुक वहाँ पर देखने को मिल जाएगी सारी वीडियोज़ के साथ। तो चलिए, टेलीफोन कन्वर्सेशन में क्या है पोएम में, ये रेसिज्म पर यानी कि जातिवाद पर बेस्ड है। और इसमें एक लैंडलेडी होती है जो कि मतलब फ़ोन पर ही कन्वर्सेशन करती है एक अपने घर को रेंट पर देने के लिए। लेकिन जो दूसरी साइड स्पीकर होता है वो क्या होता है, एक अफ्रीकन होता है, एक ब्लैक अफ्रीकन होता है। और उसी पर बेस्ड ये पोएम है। तो चलिए पोएम ही पढ़ते हैं, बाकी आपको पोएम में पता लग जाएगा। सो द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट। तो अब यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ये कौन कर रहा है, स्पीकर कर रहा है। जैसे कि हमारी स्टोरी में नरेटर होता है, पोएम में हम स्पीकर कह सकते हैं इसे। तो ये जो हमारा बता रहा है जो पोएम को, वो कौन है, स्पीकर। तो स्पीकर क्या बता रहा है कि जो प्राइस है उस जगह का वो क्या है, रीजनेबल है। वो मुझे रीजनेबल लग रहा है, संतोषजनक लग रहा है, मतलब इतना ठीक है प्राइस उस जगह का रेंट के लिए। लोकेशन इनडिफरेंट, लेकिन जो लोकेशन है वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट से यहाँ पर क्या मतलब है कि उसे अब जगह बदलने से मतलब कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस रहने से मतलब है, इसलिए वो जगह क्या है, लोकेशन क्या है, उसके लिए इनडिफरेंट है, वो कोई मैटर नहीं करती है। द लैंड लेडी, अब जो मकान मालकिन है, फॉर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस। अब जो लैंड लेडी है, मकान मालकिन है, उसने क्या है, स्वोर किया यानी कि प्रॉमिस किया है, शपथ खाई है कि वो क्या है, प्रीमाइसेस से, उस घर से, उस भवन से, उस रहने वाली जगह से क्या है, बाहर रहेंगी, दूर रहेंगी। शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस मतलब वो वहाँ पर नहीं रहेंगी। अब वो वहाँ पर नहीं रहेंगी लैंड लेडी, तो उसके लिए क्या है, स्पीकर के लिए एक बेनिफिट हो गया कि अब उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। सो नथिंग रिमेन, तो मतलब बट सेल्फ कन्फेशन। अब मतलब कोई भी बात रिमेनिंग नहीं रह गई थी, मतलब किराया भी उसे, रेंट भी उसे रीजनेबल लगा, लोकेशन से उसे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है, और जो लैंड लेडी है वो भी वहाँ पर नहीं रहेगी। तो मतलब कोई भी दिक्कत अब नहीं बची है, सिर्फ सेल्फ कन्फेशन के, यानी कि अब वो क्या है, अपने बारे में बताने जा रहा है स्पीकर उस लैंड लेडी को। अब क्या बता रहे देखिए, मैडम आई वॉन्ट आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। तो अब वो क्या सेल्फ कन्फेस कर रहा है कि मैडम मैं आपको पहले आगाह करना चाहता हूँ कि आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, कि मुझे मतलब व्यर्थ में ही ट्रैवल करना पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं व्यर्थ में किसी बात के ट्रैवल करूँ, और मैं एक अफ्रीकन हूँ। अब यहाँ पर उसने ये बात क्यों बोली, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, ये इसलिए बोली क्योंकि वो एक अफ्रीकन है, और काले रंग की वजह से अफ्रीकन्स को क्या है, वहाँ पर रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है और दिक्कत आती है उन्हें रहने में। इस वजह से वो यहाँ पर ये आगाह कर रहा है उसे कि मैं वहाँ पर आऊँ रहने के लिए, और आप फिर मुझे मना कर दें उससे पहले ही मैं क्या है, आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि मैं एक अफ्रीकन हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, यानी कि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर आगे क्या होता है फिर, साइलेंस, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। अब वहाँ पर क्या है, एकदम से बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। ये पूरी जो कन्वर्सेशन है ये फ़ोन पर हो रही है स्पीकर के बीच में और उस लैंड लेडी के बीच में। तो फ़ोन पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। अब यहाँ पर प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग का क्या मतलब है कि जो अच्छे ख़ानदान से लोग होते हैं वो क्या है, एकदम से मतलब एकदम से ही किसी के गले नहीं पड़ते, वो मतलब अच्छा बिहेवियर करते हैं। तो उसी तरह से क्या है, एकदम से शांत सा हो गया सा माहौल, और उसके बाद क्या है, प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, यानी कि वहाँ पर एक अच्छी सी नरम सी आवाज़ आई, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई थी अभी तक। वॉइस व्हेन इट केम
लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर, पाइप्ड। अब यहाँ पर ये स्पीकर जो है ये अपने मन में ही सोच रहा है, जैसे ही उसे हल्की सी आवाज़ आई थी तो उसे क्या लगा था कि ये तो मतलब शाही खानदान से होगी या फिर मतलब वेल मैनर्ड वुमेन होगी, जिसके क्या है लिपस्टिक लगी होगी, लॉन्ग गोल्ड रोड, सिगरेट होल्डर, पाइप्ड। और मतलब क्या है लंबा सा गोल्ड कलर का सिगार होल्डर क्या है उसने पकड़ रखा होगा, उस पाइप को पकड़ रखा होगा। कोट आई वॉज फाउली, हाउ डार्क, आई हैड नॉट मिस हर्ड, आर यू लाइट और वेरी डार्क। तो अब यहाँ पर दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, उसी बीच में क्या है जैसे ही हल्की सी आवाज़ आती है तो उससे क्या लगता है कोट आई वॉज फाउली। अब स्पीकर को लगता है कि मैंने शायद गलत सुन लिया। हाउ डार्क, अब उसने सुना क्या था हाउ डार्क। अब यहाँ पर उसने बोला था कि आई एम अफ्रीकन, तो उसके बदले में रिप्लाई आया था कि कितने काले, कितने डार्क। आई हैड नॉट मिस हर्ड, लेकिन पहले उसे लगा कि मुझसे गलती होगी, मैंने गलत सुन लिया, लेकिन बाद में उसे क्या विश्वास होता है कि मैंने गलत नहीं सुना, आई हैड नॉट मिस हर्ड। आर यू लाइट और वेरी डार्क, अब वो फिर से पूछती है कि क्या तुम कम काले हो या फिर ज़्यादा काले हो, बटन बी और बटन ए। अब उस स्पीकर को क्या लग रहा है कि ये यहाँ पर मुझे क्या ऑप्शन मिल रहे हैं चूज़ करने के लिए कि मैं बटन बी चूज़ करूँ या फिर बटन ए चूज़ करूँ लाइट के लिए या फिर वेरी डार्क के लिए। सो स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पीपल हाइड एंड स्पीक। अब उसे क्या है वहाँ पर जहाँ पर वो था वहाँ पर क्या है स्टेंच, स्टेंच का मीनिंग होता है बदबू या फिर स्मेल। रैंसिड यानी कि बासा, ब्रीथ ऑफ पब्लिक यानी कि लोग जो खाना खा रहे हैं उसके बासे खाने की बदबू वहाँ पर आ रही थी उसे। उसके अलावा भी वो कहाँ से अब बात कर रहा है, रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टीयर्ड ऑमनीबस, स्क्लैंचिंग टार। अब यहाँ पर रेड रेड आ रहा है, रेड रेड क्या शो कर रहा है यहाँ पर पोएम के अंदर शो कर रहा है एंगर को, क्योंकि स्पीकर जो चीज़ सुन रहा है अपने उस मैडम से, लैंडलेडी से, वो क्या है गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है। उसे गुस्सा आ रहा है कि एक तो मैं अफ्रीकन हूँ और मुझे उस बारे में चिढ़ाया भी जा रहा है कि मैं काला हूँ, कितना काला हूँ, मतलब रेसिज्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर रेड उस एंगर को शो कर रहा है और साथ ही वो बता रहा है कि वहाँ पर क्या है रेड बूथ है वो जहाँ से वो बात कर रहा है, रेड पिलर बॉक्स है वो टेलीफोन वाला जो बॉक्स है वो भी पूरा पूरा का पूरा लाल है, रेड डबल टीयर्ड ओमनी बस स्क्विलेंचिंग टार। उसके अलावा क्या है ओमनी बस क्या होता है, किताब होती है, ग्रंथ होता है जिसमें काफ़ी सारे बुक्स का कॉम्बिनेशन होता है फिर आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। स्क्विलेंचिंग टार, स्क्विलेंचिंग का मीनिंग होता है स्क्विलेंचिंग आप एक तरह से कह सकते हैं जो कीचड़ सा होता है गाढ़ा सा, और टार क्या होता है जिसको आप मतलब सड़क बनाने में यूज़ होने वाली लुक होती है वो। तो जैसे वो चिपचिपी सी होती है वैसे क्या है वो जो ओमनीबस है वो जो ग्रंथ है वो क्या है बाकी किताबों के साथ इस तरह से चिपचिपा सा हुआ पड़ा है, मतलब जैसे चाशनी भी चिपकनी सी हो जाती है वैसे ही। तो उसके बाद क्या है इट वॉज रियल, ये सच है, मतलब वो उसे विश्वास हो गया है कि यही सुना था मैंने, सही सुना था कि डार्क, कितना डार्क। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, सरेंडर पुश्ड डम्फाउंडेड टू बैग सिंप्लीफिकेशन। अब उसे विश्वास हो गया कि ये सच है, मैंने सही सुना है, तो शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, अब वो क्या है एकदम से उसमें शर्म सी भावना आ जाती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुद को शर्मिंदा महसूस करता है इल मैनर्ड उस व्यवहार की वजह से। सरेंडर पुश डम फाउंडेड टू बैग सिंप्लीफिकेशन, और एकदम से वो क्या है डम फाउंडेड क्या होता है एकदम से मतलब किसी चीज़ को सुनकर शौक हो जाते हैं, हक्का बक्का सा रह जाते हैं, तो वो उसी तरह क्या है एकदम से हक्का बक्का सा रह गया टू बैग सिंप्लीफिकेशन। और फिर उसने क्या कहा कि आप मतलब क्या कहना चाह रही हैं। कंसीडरेट शी वॉज वेयरिंग द एम्फेसिस, अब फिर से वो उससे पूछता है कि आप क्या कहना चाह रही हैं, तो वो अपनी बात पर फिर से जोर देते हुए कहती है आर यू डार्क और वेरी लाइट। तो वो अपनी बात पर एम्फेसाइज वेरिंग द एम्फेसाइज मतलब अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है कि तुम काले हो या फिर कम काले हो। रेवलेशन कम, यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। अब वो क्या है वो भी एकदम से मतलब फ़नी मूड में आ जाता है, मतलब कहता है अब मेरी यहाँ पर इंसल्ट तो हो रही है तो मैं इसको फ़नी क्यों ना बनाऊँ कन्वर्सेशन को। तो वो कहता है कि आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या प्लेन या फिर मिल्क चॉकलेट, मतलब जैसे प्लेन चॉकलेट होती है बिल्कुल डार्क वाली वो, या फिर मिल्क चॉकलेट जो थोड़ी सी लाइट होती है, वैसे आप ऑप्शन दे रही हैं क्या मुझे।
हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, और अभी तक उसका जो एसेंट है, उसकी जो सहमति है वो क्या है, क्लिनिकल है। क्लिनिकल का क्या मीनिंग होता है, कोल्ड एंड नॉट इमोशनल, मतलब अभी उसका जो व्यवहार है वो एकदम से मतलब ठंडा है और वो अभी इमोशंस में नहीं बह रहा है। अब वो क्या है, उस सहमति में कहता है कि मतलब ठंडे भाव में ही कहता है ये चीज़, प्लेन और मिल्क चॉकलेट। क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, रैपिडली वेव लेंथ एडजस्टेड, आई चूज वेस्ट अफ्रीकन सैपिया। अब क्या है, एकदम से वो पहले तो नरम भाव से बोल रहा होता है, लेकिन फिर वो अपनी बात को खींचते हुए बोलता है और कहता है कि मैं चूज करूंगा वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, एंड एज आफ्टर दो डाउन इन माई पासपोर्ट। और फिर वो कहता है कि जैसे मेरे पासपोर्ट में लिखा हुआ है, मेरे पासपोर्ट में नीचे की तरफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके पासपोर्ट में, वेस्ट अफ्रीकन सैपिया, ये मेरे पासपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं वो चूज करूंगा, आपके ऑप्शंस को चूज नहीं करूंगा। Silence for spectroscopic flight of fancy till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece। और अब क्या होता है, फिर से एकदम से सन्नाटा छा जाता है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, मतलब जो अपने दूर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्लाइट और फैंसी मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर किसी चीज़ को देखने के लिए, फ्लाइट को देखने के लिए या फिर किसी फैंसी थिंग को देखने के लिए अपने अंतरिक्ष में देखते हैं, तो वो यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। टिल ट्रूथनेस मतलब इतनी शांति हो जाती है कि इतना आप दूर से किसी चीज़ को सुन नहीं सकते, वैसा सा सन्नाटा हो जाता है। टिल ट्रूथफुलनेस चेंज हर एक्सेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस। और ये सन्नाटा कब तक रहता है, जब तक वो सच नहीं बोल देता अपने मुंह से, मतलब कड़वाहट सी नहीं बोलता, मतलब एकदम से वो गुस्से में आने लग जाता है। और तभी क्या होता है, वो लैंडलेडी बोलती है व्हाट्स दैट, कि ये तुम क्या बोल रहे हो, कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज, लाइक ब्रुएंटे दैट्स डार्क इजंट इट। अब फिर वो कहता है, वो अपनी बात को हास्यास्पद बनाते हुए, कंसीड करते हुए बोलता है कि दैट्स डोंट नो व्हाट दैट इज़, कि मुझे भी नहीं पता कि ये क्या होता है। अब क्या नहीं होता, ये बात आ रही है वेस्ट अफ्रीकन सैपिया की, कि मतलब ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता। लाइक ब्रुएंटे, कि शायद ही उस तरह हो, ब्रुएंटे की तरह। अब ब्रुएंटे क्या होता है, अ वाइट वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, यानी कि एक गोरी औरत जिसके बिल्कुल काले या फिर भूरे बाल होते हैं, शायद वैसा सा हो ये। दैट्स डार्क इजंट इट, ये तो शायद डार्क होता है, क्या है नहीं होता, मतलब वो स्पीकर अब फिर से फनी वे में बोलता है। नॉट ऑल टुगेदर फेशियली आई एम अ ब्रेंटे बट मैड, यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. Friction caused foolishly ma'am by sitting down has turned माई बॉटन रेवन ब्लैक। ओके, तो अब वो क्या है, वो एकदम से मतलब फनी वे में बिल्कुल आ ही जाता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि क्या ये काला नहीं होता क्या मैम, नॉट ऑल टुगेदर मतलब सारी चीज़ें तो नहीं, मेरा फेशियली यानी कि मेरा फेस तो काला है, फेस से तो क्या है एम्ब्रेंट मतलब मैं भूरा काला हूँ, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, लेकिन आपको मेरे बाकी बॉडी को भी तो देखना चाहिए। पाम ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ की जो हथेली है, सोल्स ऑफ माई फीट आर अ पेरोक्साइड ब्लॉन्ड, और मेरे हाथ के जो हथेलियां हैं और मेरे पैरों के जो तलवे हैं वो क्या है, एक पेरोक्साइड ब्लॉन्ड है, यानी कि एक मतलब जैसे पेरोक्साइड क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उस तरह से कह रहा है कि जैसे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, मेरे पैर के तलवे और हाथ की जो हथेलियाँ वो उतने ही साफ हैं। फ्रिक्शन कॉज्ड, लेकिन नीचे बैठने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, कॉज्ड फुलिशली मैम, अब वो मतलब एक फ़नी वे में, फुलिश वे में बोलने लग जाता है, बाय सिटिंग डाउन, नीचे बैठने की वजह से, हैज़ टर्न्ड माई बॉटम रेवन ब्लैक, नीचे बैठने की वजह से जैसे काला कौवा होता है उसी तरह मेरी बॉटम भी जो है, मेरी बैक जो है वो भी क्या है, पूरी तरह से रग हो चुकी है, फ्रिक्शन की वजह, फ्रिक्शन लग चुकी है, उस पर रगड़ लग चुकी है, मतलब वो बिल्कुल काली हो चुकी है। वन मोमेंट वैम सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, और फिर वो एकदम से बोलता है कि एक मोमेंट, एक क्षण के लिए रुकिए मैम। अब वो एक क्षण के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि उसे एक आइडिया लग गया होता है कि अब ये जो औरत है, ये जो लैंडलेडी है, वो फ़ोन पटकने वाली है, तो वो उसके लिए एक क्षण मांगता है, और क्या कहता है, अबाउट माई ईयर्स मैम आई प्लीडेड वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ, कि ये सब तो छोड़िए मैम, ये कानों सुनी बातें तो छोड़िए, क्या आप मुझे खुद आँखों के अपनी आँखों से नहीं देखना चाहेंगे, मतलब ये और सार्काज़म वे में, एक फ़नी वे में चले जाते हैं बिल्कुल।
और एकदम से उसे उसे अब आइडिया तो हो गया होता है स्पीकर को कि मुझे यहाँ पर ये घर तो नहीं मिलने वाला। तो वो कहता है कि अगर उन्होंने मेरी इंसल्ट की है तो मैं भी उनकी इंसल्ट करूँगा, और वो एक कन्वर्जेशन को, इस टेलीफोन कन्वर्जेशन को एक फ़नी वे में ले जाते हैं। तो इसी के साथ पोएम तो हमारी कंप्लीट हुई। अब थोड़ा सा अबाउट द पोइट पढ़ लेते हैं, जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर इनकी शक्ल आपको दिखाई दे रही होगी, एकदम से साइंटिस्ट से लग रहे हैं मुझे तो ये, बट ही इज़ अ पोइट, ही वॉज अ पोइट। सो वॉल्स और इनका बॉर्न 1934, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1934 को। इज़ अ फेमस नाइजीरियन पोइट एंड प्लेराइट। अब ये क्या है, एक फेमस नाइजीरिया के पोइट हैं और एक प्लेराइट भी हैं, प्ले राइटर भी हैं। ही वॉज एजुकेटेड एट द गवर्नमेंट कॉलेज इन इबादन नाइजीरिया एंड लेटर एट लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड वेयर ही टुक अ डिग्री इन इंग्लिश। अब इन्होंने पहले तो अपनी स्टडी स्टार्ट की गवर्नमेंट कॉलेज इबादन से, फिर नाइजीरिया से स्टडी की, और बाद में क्या है, इंग्लैंड में लीड्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी इंग्लिश की जो डिग्री है वो कंप्लीट की। ही टॉट इन लंदन स्कूल्स एंड ऑल्सो वर्कड इन द रॉयल कोर्ट थिएटर। अब इन्होंने लंदन स्कूल्स में भी पढ़ाया था, उसके बाद क्या है, उसके साथ साथ रॉयल कोर्ट थिएटर में भी इन्होंने अपनी थिएटरिंग को या फिर प्लेस को साथ साथ कंटिन्यू किया। ही रिटर्न टू नाइजीरिया व्हेन ही वाज अबाउट 25, और जब इनकी उम्र 25 साल थी लगभग, तब क्या है, नाइजीरिया वापस आ गए थे। He has been one of the leading figures in Nigeria theatre, writing a number of successful plays and also leading a theatrical company. अब ये क्या है, नाइजीरियन थिएटर यानी कि नाइजीरिया के जो थिएटर्स थे उनमें क्या है, इनका एक काफ़ी बड़ा रोल था, लीडिंग फिगर्स थे। क्यों थे? क्योंकि ये काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेज लिखते थे। इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल प्लेज लिखे, बहुत नंबरिंग है इनकी प्लेज की। और क्या है, उसके साथ साथ ये अपने एक थिएटर कंपनी भी चलाई इन्होंने अपने उस समय में। ही इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1986, और ये पहले अफ्रीकन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। और कब मिला था इन्हें? ये 1986 के अंदर। हिज राइटिंग्स आर नोन फॉर देयर ह्यूमर एंड सटायर। अब इनकी जो राइटिंग्स हैं, मतलब ये जो भी लिखते हैं लिटरेचर में, वो किस लिए ज़्यादा फेमस है? क्योंकि ये ह्यूमर होता है उनमें, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी होती हैं, और उसके अलावा सटायर होता है, यानी कि सटायर का क्या मीनिंग होता है? द यूज़ ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन, एन आइडिया और बिहेवियर दैट यू थिंक इज़ बैड और सिली। जैसे इस पोएम में ही था कि जो लैंडलेडी थी वो इसकी इंसल्ट कर रही थी, तो उसे लगा कि अगर ये मेरी इंसल्ट कर रही है तो मैं भी कन्वर्सेशन को सिली बनाऊंगा, एक तरह से ह्यूमरस बनाऊंगा, हास्यास्पद बनाऊंगा। तो वो चीज़ सटायर होती है कि इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनका जो भी लिखना है वो किस लिए फेमस है, इनकी फ़नी वे में लिखने की वजह से और सटायर की वजह से। तो इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने 11th क्लास की बाकी पोएम्स का और चैप्टर्स का, ऐसे का, शॉर्ट स्टोरीज़ का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक कर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।